आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। Supreme Court has issued a contempt notice to Patanjali. कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल दवाई बनाने का दावा करने वाले पतंजलि योगपीठ ने विवादों के बाद दवाई को लेकर यू टर्न ले लिया है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप लगा है। बाबा रामदेव के पतंजलि फूड्स के शेयर प्राइस पिछले 1 सालों में 657 रुपीज से 337 रुपीज पर आ गई है। लगभग 50% से गिर चुकी है। एक कंपनी जो 10 साल पहले इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनीज में से एक थी, आज ग्रोथ के लिए बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है। ऊपर से देखेंगे तो लगता है कि ठीक है, रूरल स्लोडाउन की वजह से ऐसा हो रहा होगा, कंपनी के लिए मार्जिन प्रेशर है इसलिए ऐसा हो रहा होगा, लेकिन कंपनी की जो स्ट्रगल है ये जुड़ी है कंपनी की मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम ऐसा जो काफी यूनिक है और जिस प्रॉब्लम को पतंजलि फूड्स फेस कर रही है शायद ही किसी और कंपनी को उस तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो। बहुत ही यूनिक केसेस है, वन बाय वन समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, पतंजलि फूड्स ने जो अपना नाम बनाया, ऑरा बनाया, वो बेसिकली 2 चीजों के बेसिस पर बनाया। उसमें से पहला है ट्रस्ट, भरोसा। बाबा रामदेव जब ये सेशंस लेते थे टीवी पर बहुत पहले, अभी भी लेते, लेकिन जो ऑरा उन्होंने बनाया था, सुबह सुबह वो 1-2 चैनल्स पर आते थे, योगा सिखाते थे और फ्री में कई सारे योगा कैंप्स भी करते थे अलग अलग सिटीज में, जिसके चलते उनका प्रभाव काफी बढ़ता चला गया। और जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बनाया था उसको उन्होंने मोनेटाइज किया बाय लॉन्चिंग पतंजलि। फिर पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह उन्होंने लॉन्च किए और बेसिक जो चीज़ उन्होंने लोगों को बताई कि देखो यार, ये सब मिलावट वाले प्लेयर्स है मार्केट में, बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स, हम इकलौते ऐसे हैं जो स्वदेशी तो है ही है, साथ ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको 100% बेस्ट मिलेगा, कोई अडल्ट्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लोगों ने इस प्रॉमिस पर भरोसा किया। कंपनी ने फिर धीरे धीरे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया। कहानी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी अनटिल कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आने लगे। अब ये जो प्रॉब्लम कंपनी फेस कर रही थी, ऐसा नहीं था कि कंपनी सॉल्व नहीं कर सकती थी, आसानी से सॉल्व कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने इसे किसी और ही डायरेक्शन में ले लिया। मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ इनका, और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कंपनी का ट्रस्ट ये हैम्पर होता चला गया और बाद में कंपनी ने कैसे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, आज से कुछ साल पहले की बात है। तो एक व्यक्ति ने किराना दुकान से इनका घी ले लिया, काऊ घी पतंजलि का, और फिर उसने पाया कि यार ये जो क्वालिटी है इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है, खाने के बाद ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। तो उसने फिर कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट गई पहले पुलिस स्टेशन में, बाद में ये लोकल कोर्ट में केस चलती रही। तो कोर्ट ने क्या किया, सिंपल सी चीज़ कि भाई इनके काऊ घी में अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है, इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग 2 जगह पर की गई, रुद्रपुर करके ही उत्तराखंड में, वहाँ पर पहली टेस्टिंग हुई स्टेट लेवल पर, और दूसरी नेशनल लेवल पर हुई। क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी थी, नेशनल लेवल पर थी, तो कोई भी ऐसे आरोप लगाता है तो डायरेक्टली तो उन्हें एंटरटेन नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग करना जरूरी है। जब टेस्टिंग की स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर, तब पता चला कि कंपनी क्वालिटी में फेल हो गई, दोनों जगह पर, एक जगह पर नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। अब इसके बाद कोर्ट ने पतंजलि को बताया कि भाई आपका ये जो घी है ये क्वालिटी टेस्ट तो फेल कर रहा है और इसके चलते आपको फाइन पे करना पड़ेगा यहाँ पर 1.5 लाख रुपीस का। और ये फाइन 3 लोगों में बांट दिया गया। पतंजलि को कुछ पे करना पड़ा, कुछ अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूटर था पतंजलि का वहाँ का लोकल, उसे पे करना पड़ा, और कुछ जिस किराना दुकानदार ने बेचा उसे भी 15,000 रुपये का फाइन लगाया गया। अभी कोई और कंपनी होती तो वो क्या करती कि ठीक है, फाइन वाइन लगा दिया गया है, पे करते हैं, जो भी प्रोडक्ट में है क्वालिटी वाइज सुधार करते और बाजू में हो जाते हैं। मामले को क्यों बढ़ाना? बिकॉज यू आर अ बिग कंपनी। अगर आपका एक गलत कदम भी काफी बड़ी न्यूज बना सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो छोटी सी न्यूज से कोई मतलब लोकल न्यूज़पेपर में आई, दैट्स इट, ओवर, खत्म था मामला। लेकिन पतंजलि की फूड्स कोई और कंपनी नहीं थी। इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया कि यार ये तो जो टेस्ट है यही थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब फिर क्या हुआ कि प्रोडक्ट की इन्होंने रीटेस्टिंग करवाई, रीटेस्टिंग हो भी गई। यहाँ पर क्या निकल गया रिजल्ट, अगेन प्रोडक्ट फेल हो गए क्वालिटी के मामले में। अब यहाँ पर अगेन कोई और कंपनी होती तो यहाँ तक रुक जाती, लेकिन दिस वॉज पतंजलि फूड्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो कोर्ट का डिसीजन था उसे ही गलत बता दिया कि ये इलीगल है। फिर उन्होंने जो लैब्स है उन पर आरोप लगाए कि जिन लैब्स में ये टेस्टिंग की गई उनके पास काऊ घी का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की चीजें बताई। जिस लैब को एक्रेडिटेशन ही नहीं है, फटी सरसी लैब, उसके इक्विपमेंट ही खराब है। और साथ ही बाद में जब रीटेस्टिंग हुई तो उसके बाद ये बोला कि नहीं, रीटेस्टिंग के टाइम तो हमारा जो घी यूज़ किया वो एक्सपायर्ड हो चुका था। अब जैसे जैसे पतंजलि फूड ने ये केस खींचा, वैसे वैसे ये सुर्खियों में आने लगा और एक तरह से फिर न्यूज़ में आने लगा कि पतंजलि का जो काऊ घी है उसमें प्रॉब्लम्स है क्वालिटी को लेकर, और धीरे धीरे ये चीज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुँचने लगी। ये था इनका पहला किस्सा, जहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी चीज़ को काफ़ी बड़ा बना दिया। और आने वाले टाइम में अभी कैसा है ना, ट्रस्ट का ऐसा नहीं कि ट्रस्ट 2 दिन में टूट जाता है। कोई भी कंपनी का ट्रस्ट टूटने में धीरे धीरे टाइम लगता है। अगर आप एक कंट्रोवर्सी में आ गए, रुक गए, तो भी चीज़ें वापस ट्रैक पर आ सकती है।
तो जैसे मैगी की बात करें तो उसमें लेड पाया गया था, जिसके बाद कंपनी पर एक्शन हुई, कुछ टाइम बंद भी हो गया था मैगी, फिर से स्टार्ट हुआ, कंपनी ने कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया, नाउ अगेन बैक टू द बिजनेस। अभी उन्होंने रिसेंटली 20% से प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। जैसे आप समझ सकते हो कि इंडिया में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इट्स नॉट ए हेल्दी प्रोडक्ट बट स्टिल। लेकिन यहाँ पर पतंजलि का तो ये तो एक पहला छोटा सा किस्सा था। अभी हम बड़े मुद्दे पर आते हैं। बड़ा मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इन्होंने क्या किया, 4 साल पहले एक एडवर्टीजमेंट चलाई टीवी पर और न्यूज़पेपर में, जहां पर इनका सिंपल ये प्रॉमिस था कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये ओबेसिटी यानी मोटापन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, इसका परमानेंट रिलीफ आपको दे देगा। परमानेंट रिलीफ, ये एक वर्ड था। और साथ ही कुछ एड्स में इन्होंने क्या किया कि जो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया। अपशब्द मतलब ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर दिया, बट बता दिया कि ये जो मॉडर्न साइंस वाले हैं, मेडिकल वाले लोग हैं, ये बार बार आपको किसी तरह का परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते, बट ये आपको घुमाते रहते बातों बातों में। इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं किसी चीज़ का, अगर है किसी के पास तो आयुर्वेदा के पास है, और आयुर्वेदा पतंजलि के पास है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई। तो सोल्यूशन हमारे प्रोडक्ट के जरिए आपको मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था, लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा था बाबा रामदेव पर, लोगों ने बिलीव करना शुरू किया। अब ये चीज भारत के जो एडवर्टीजमेंट के रेगुलेटर है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI के नजर में जब ये चीजें आई तो उन्होंने पतंजलि को बताया कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट मत कीजिए, ये गलत है। अब उसके बाद पतंजलि ने फिर भी जारी रखा। इसके पीछे कारण ये था कि ASCI के पास ज़्यादा पावर नहीं है, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए अगर आप नहीं भी फॉलो कर पाए उनके रूल्स को तो। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जब तक बाबा रामदेव कुछ गलत एडवर्टीजमेंट चला रहे थे वो ठीक था, वो बच रहे थे, कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि रेगुलेटर के तो ज़्यादा सुन नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ एडवर्टीजमेंट्स में उन्होंने एक और गलती की। अब क्या है कि चुपचाप आप मिसलीडिंग एड्स तो दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अलाउ किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको रुकना था। अब इन्होंने क्या किया कि जो मेडिकल फ्रैटर्निटी थी, जो मॉडर्न साइंस वाले लोग थे, डॉक्टर्स थे, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाना शुरू कर दिए एड में खुल्लम खुल्ला कि ये आपको ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। अब इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने फिर इस केस को फाइल किया। केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखा दोनों चीज़ों का, तो उन्होंने देखा यार कि हाँ यार ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों को कि डायबिटीज़ का परमानेंट क्योर हमारे पास है, ओबेसिटी का है, ब्लड प्रेशर का है, लेकिन ऐसा कुछ मेडिकल जो प्रूफ है उन्हें मिला नहीं। और साथ ही जो डॉक्टर्स के प्रति उन्होंने कुछ क्लेम्स किए वो भी गलत साबित हुए। तो इसके बाद कोर्ट ने पतंजलि ग्रुप को पर्टिकुलरली बता दिया कि देखो आपको वापस ऐसा करना नहीं है। तो बाबा रामदेव की कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम वापस ऐसा करेंगे नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट 2.0 यानी VIC 2.0 के प्री लॉन्च ऑफर में बस आखिरी 3 दिन बाकी है। तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें, क्योंकि ये एक ऐसा कोहोर्ट है जो आपको 3 महीने में वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टरी हासिल करा देगा। अब जिनको पता नहीं उनको बता दो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे वॉरेन बफेट से लेकर मिशेल झुनझुनवाला ने सब ने इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट हम आम मर्रा की जिंदगी में भी वैल्यू इन्वेस्टिंग ही कर रहे होते हैं। बेसिकली कोई भी चीज़ खरीदनी है, नेगोशिएशंस करो, लेकिन जब ये स्टॉक मार्केट में आती है तब आप ऐसे डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं कर सकते। तब आपको खुद को वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो 7 मेथड्स है उनसे पता करना होता है कि वो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, और वहां पर जनरली सबकी गाड़ी फंस जाती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कोहोर्ट लाया है, जहां पर एक स्टॉक मार्केट बिगिनर भी बड़े आसानी से वैल्यू इन्वेस्टिंग में मास्टरी हासिल कर सकता है, फिर चाहे आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो। इस स्पेशल ऑफर का जो फॉर्म है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके इस कोहोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। सो सी यू इन द वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट 2.0। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को और इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसी ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगी। सो सी यू देयर। अब देखिए, यहाँ पर भी कोई और कंपनी होती तो क्या करती? चुपचाप ठीक है कि वापिस हम नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ दिन हो गए, बीत गए, अब इन्होंने क्या किया कि अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया कि ठीक है, कोर्ट की जो डिसीजन है उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसमें ऐसा नहीं है जैसा वो बोल रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और सोल्यूशन है हमारे पास जो डॉक्टर लोगों के पास नहीं। अब यहाँ पर वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही नहीं रुके। अब उन्हें क्या लगा कि भाई हम ASCI जो एडवर्टीजमेंट रेगुलेटर है उनकी बातें नहीं सुने तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कोई बड़ी चीज़ क्या ही है। उन्होंने फिर से मतलब सुप्रीम कोर्ट के क्लियर वार्निंग के बाद भी सेम एडवर्टीजमेंट फिर से छपवाना शुरू किया, टीवी पर चलाना शुरू किया। अब जब वापस ये डॉक्टर लोगों ने देखा तो बोले यार ये तो गलत है। फिर वो कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने देखा, कोर्ट गुस्सा हो गया कि यार ये मतलब गलत बात है कि आपको एक बार बताया गया, हमने प्रॉपरली प्यार से वार्निंग दी, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो और उल्टा वापस कर रहे हो। इसके बाद कोर्ट काफ़ी गुस्सा हो गए पतंजलि पर और उन्होंने क्लियर सीधा फिर बाबा रामदेव और जो आचार्य है उनके दोनों को साथ में बुला लिया कि आप आ जाओ इधर, आचार्य बालकृष्ण दोनों को बुला लिया
और दोनों को बुलाकर बोल दिया कि देखो भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की आपने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की है, जो हमने बताया आपने यहाँ कर तो बोला कि ठीक है कर देंगे, आपने किया नहीं। तो ऐसे में ये एक फाइनल वार्निंग है आपके लिए। इसके बाद हम प्यार से इस मामले को यहाँ पर भी मतलब कोर्ट ने थोड़ा नरमाई से ले लिया कि ठीक है एक फाइनल वार्निंग पकड़ लो, इसके बाद अगर कुछ होता है तो लाइटली हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसके बाद ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और एक अपोलॉजी आपने क्योंकि अभी गलत किया है वापस, तो एक अपोलॉजी आप न्यूज़पेपर में छपवा दो। अब देखिए अगर दूसरी कंपनी होती तो क्या करती, अपोलॉजी छपवा देती, सॉरी बोलती, निकल जाती। लेकिन अगेन यहाँ पर पतंजलि थी तो सॉरी तो उन्होंने बोल लिया, लेकिन अपोलॉजी उन्होंने कुछ ऐसी डाली कि जो आप नेकेड आई से अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते थे, पढ़ ही नहीं सकते थे, वो इतनी बारीक थी, उसके लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती थी। बाद में अगेन कोर्ट ने फिर ये भी बोल दिया कि यार यह आपने जो अपोलॉजी डाली है ये तो आप पढ़ ही नहीं सकते। तो इस तरह से इन्होंने कई सारे किस्सों इस तरह से घसेटा पीटा आगे चल के, जिससे कि ये पीआर में आ गए, और पॉजिटिव पीआर में नहीं बल्कि नेगेटिव पीआर में, और नेगेटिव पीआर का फिर सीधा इम्पैक्ट उनके प्रोडक्ट्स को लेकर आने लगा। जो चीज़ पहले कुछ ही लोगों तक लिमिटेड थी कि इनके पास कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, परमानेंट रिलीफ नहीं है ओबेसिटी का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, वो अभी पूरे देश को पता चलने लगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके ऊपर मिसलीडिंग एड्स की पहली केसेस चल रही तो आपको पूरी तरह से उसे रोक देना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लाकर ये हमेशा मिसलीडिंग एड्स करते रहे। अभी कुछ टाइम पहले केरला में इनका एक प्रोडक्ट फेल हो गया, जहां पर वहां पर इंक्वायरी शुरू हो गई। तो वहां का जो ड्रग रेगुलेटर है, द केरला स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसने 29 लॉसूट बाबा रामदेव की कंपनी के खिलाफ, दिव्य फार्मेसी के खिलाफ फाइल किए हैं, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फाइल किए गए हैं रिगार्डिंग मिसलीडिंग एड्स। और केसेस की बात चल रही है तो आपको बता दो कि महाराष्ट्र में भी एफडीए में एक नए ऑफिसर आए हैं जिनका नाम है मिस्टर तुकाराम मुंडे। ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड फेमस फॉर जेन्युइनली काम करने के लिए। जैसे इन्होंने एफडीए का पदभार संभाला, अभी उनको उस पोजीशन पर आए हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, 27 मई को वो आए थे। उसके बाद उन्होंने अलग अलग कंपनीज पर जो मिसलीडिंग एड्स कर रही है या गलत तरीके के फूड्स बना रही है, अडल्ट्रेशन कहीं पर चल रहा है, उस पर एक्शन लेना शुरू किया। और उसमें भी इंटरेस्टिंगली दिव्य फार्मेसी आई गया, बाबा रामदेव की कंपनी, अगेन बाबा रामदेव न्यूज़, अगेन कोर्ट में ये मामला चला गया। तो यहाँ पर पतंजलि ग्रुप, मतलब उसमें पतंजलि फूड्स और बाकी कंपनीज भी है, बाबा रामदेव की अदर प्राइवेट कंपनीज, तो इन्होंने ये मेक श्योर किया कि हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से न्यूज़ में रहना। और वो अनफॉर्चुनेटली सारी जो न्यूज़ थी वो सारी निगेटिव थी, मिसलीडिंग एड्स के रिलेटेड। और पहले तो ये बहुत सारी जगह पर चली, लेकिन एक स्टेट ने एक्शन लिया तो दूसरे को भी इंस्पिरेशन मिला, उसने भी लिया, अलग अलग सारे स्टेट्स एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद कंपनी की जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी है। और ट्रस्ट फैक्टर का टूटना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक मेन रीज़न है। कंपनी का जो एफएमसीजी बिजनेस है वो, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गई है। अब यहाँ पर बता दूं कि ट्रस्ट तो यहाँ पर पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जिसके भरोसे बाबा रामदेव की कंपनी बड़ी बनी वो थी आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा में क्या था कि छोटे मोटे प्लेयर्स तो बहुत थे, बड़े जो एफएमसीजी प्लेयर्स थे उनका उतना एक्टिव मोड में नहीं थे। तो बाबा रामदेव आ गए, उन्होंने फॉर एग्जांपल मैगी रहेगा तो आटा मैगी लाया, और उस तरह से उन्होंने हर एक चीज़, जैसे कोई हनी बेच रहा है तो उन्होंने बताया कि बाकी लोगों के हनी उतने अच्छे नहीं है, हमारा हनी अच्छा है, वो ले लो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की जो काफ़ी शॉकिंग भी थी कि रादर देन खुद की पैकेजिंग लाना, खुद की ब्रांड वैल्यू बिल्ड करना, इसके बजाय इन्होंने क्या किया कि जो फेमस प्रोडक्ट्स है बाकी कंपटीटर्स के, उनको ही कॉपी करना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैगी देखोगे और पतंजलि की ये मैगी देखोगे आटा नूडल्स, तो यूल सी कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ यहाँ पर कलर के साथ साथ बाकी चीज़ों में नजर आएगी। इसके बाद आप ये देख लीजिए, अब यहाँ पर इमामी का केश किंग का बॉटल आप देख सकते हो, ठीक है, विस्की रम की तरह एक बॉटल की तरह दिख रहा है। अब जब पतंजलि ने लाया तो उन्होंने भी सेम टू सेम शेप में ही लाया और उसका नाम रखा केश कांति। अब यहाँ पर भी बैठे बैठे उन्होंने लीगल केसेस को अपने ऊपर लाया। इमामी ने तुरंत केस फाइल किया था उनके ऊपर। बाद में अगर आप च्यवनप्राश की बात करेंगे तो वहाँ पर भी सिमिलर तरीके का च्यवनप्राश डाबर की तरह इन्होंने बनाया, देन ठीक है डाबर ने भी केस फाइल किया। तो इस तरह के कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में बनी रहे हैं। और दूसरी चीज़ थी कि जैसे इन्होंने आटा नूडल्स लाया तो बाकी प्लेयर्स पहले ज़्यादा नहीं थे। ये एक तरह का ये माना जाता है कि ठीक है आयुर्वेदा की तरह ये आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बाद तुरंत बाकी ब्रांड्स ने भी अपनी अपनी आटा नूडल्स लॉन्च की। अब शुरुआत में तो पतंजलि को इसका फायदा हुआ कि आयुर्वेदा एक इमेज करके इन्होंने लाई ब्रांड वैल्यू, लोग भी ट्रस्ट करने लगे, लेकिन बाकी ब्रांड्स भी तुरंत आने लगे। तो आज आप देखोगे तो नूडल्स के जो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंक्लूडिंग मैगी आपको आटा नूडल्स दे रहे हैं। और इसी के चलते जो शुरुआत में इनको बेनिफिट मिला वो ज़्यादा देर तक नहीं रखा, क्योंकि बाकी ब्रांड्स ने भी तुरंत अडॉप्ट किया। अगर आप आज देखोगे तो मैगी सेगमेंट में नंबर 1 पर मैगी है नेस्ले का, उसके बाद नॉर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उसके बाद सनफिस्ट yippee आता है आईटीसी का, उसके बाद निस्सिन आता है, और उसके बाद 5वें नंबर पर पतंजलि आता है। यानी कि यहाँ पर कुछ खास वो नहीं कर पाए। अब शुरुआत में एक और बेनिफिट इनके पास था, वो था प्राइसिंग का। जैसे अगर इनका हर एक प्रोडक्ट देखा जाए तो थोड़ा सस्ता रहता था, लेकिन आज वो प्राइसिंग का बेनिफिट भी कस्टमर्स को नहीं मिल रहा है। जैसे इनका काऊ घी अगर आप देखें
या फिर इनकी नूडल्स भी देखें तो हार्डली थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। और कई बार तो मतलब अगर काऊ घी की बात करें तो बहुत सारे रिटेलर्स तो ये कहते हैं कि पतंजलि आपको डिस्काउंट देने के लिए रिटेलर को अलाउ नहीं करता है, तो डिस्काउंट देने के बाद डाबर वाला सस्ते प्राइस पर पड़ता है कंपेयर टू पतंजलि। यानी कि लड़ाई अब प्राइसिंग पर नहीं थी, लड़ाई अब सिर्फ दो चीज़ों पर हो सकती थी। पहली थी ट्रस्ट, जो कंपनी ऑलरेडी अपना खो रही है स्टेप बाय स्टेप, और दूसरा था अपनी आयुर्वेदा ब्रांडिंग, जिसमें बाकी एफएमसीजी कंपनीज वेर क्विक टू एडॉप्ट। यानी उन्होंने देखा कि ये मार्केट बड़ा है। टूथपेस्ट में ही देख लो आप, पहले दंतकांति इन्होंने लाया पतंजलि ने, लेकिन आज कोलगेट ले लो, उसके बाद जितने भी टूथपेस्ट मेकर आए सब ने अडॉप्ट किया कि ठीक है इसकी डिमांड है हम भी बना लेते। तो जो मोनोपोली टाइप सिचुएशन थी वो अब नहीं रही। ट्रस्ट फैक्टर जो पतंजलि का पहले ज्यादा था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड कंट्रोवर्सीज जिसकी वजह से नेगेटिव पीआर चल रहा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं हनी की बात करूँ तो इनका हनी भी ट्रस्टिफाइड, जो कि एक यूट्यूब चैनल है जो हर एक प्रोडक्ट को, बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को चेक करता है, और सिर्फ इंडिया से नहीं बाहर से भी चेक करता है, बाहर कंट्रीज से। उन्होंने जब इसकी टेस्ट की थी कि जहाँ पर इनका जो क्लेम था हनी का, पतंजलि का, कि हमारा सबसे बढ़िया है, कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई शुगर सिरप नहीं है, बाकी लोगों के इसमें है, लेकिन जब चेक किया गया तो पता चला कि यहाँ पर भी शुगर सिरप है अकॉर्डिंग टू ट्रस्टिफाइड। तो NMR टेस्टिंग रिजल्ट के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, जो आप लोग हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, इसमें शुगर सिरप का एडल्ट्रेशन पाया गया है। तो ये तो बात होगी बिजनेस की, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है जो पहले थी वैसी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी रिसेंटली हुआ है, जिनके बारे में लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर की है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ा, और वो था परसेप्शन का। यानी कि लोगों को ये लग रहा था कि पहले वाली जो पतंजलि थी, पतंजलि ग्रू वेरी वेरी फास्ट टिल 2017, लेकिन 2017 के बाद 2018 के बाद इनकी ग्रोथ काफी स्लो डाउन हो गई, और ये तब एक पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी थी। फिर आज से करीब 5 से 6 साल पहले उसके बाद इन्होंने क्या किया, रुचि सोया जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट में पड़ी हुई कंपनी थी उसे खरीद लिया। खरीदने के बाद उसका नाम चेंज किया पतंजलि फूड्स, और उसे स्टॉक मार्केट पर वापस से लिस्ट करवाया। लिस्ट करवाने के बाद शुरुआत में ये सिर्फ एक ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी थी, रिफाइनरी टाइप ऑफ, जहां पर वो मेनली पाम ऑयल और सोया ऑयल उसको इंपोर्ट करते थे बाहर कंट्रीज से। पाम ऑयल को इंडोनेशिया से किया, बाकी अलग अलग जगह से किया, लाकर उसे रिफाइन किया, और रिफाइन करने के बाद देन अलग अलग ब्रांड्स के अंडर उसे बेचने लगे। न्यूट्रेला, रुचि गोल्ड और कई सारे इनके अलग अलग ब्रांड्स है ऑयल के। अब शुरुआत में तो ये पूरा ऑयल बिजनेस था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अपना जो एफएमसीजी सेगमेंट है वहां से कई सारे ब्रांड्स, लगभग 21 ब्रांड्स उन्होंने यहाँ पर मर्ज कर दिए। इसमें इनका घी आ गया, हनी आ गया, स्पाइसेस, जूसेस, फ्लोर, ये सारी चीजें आ गई। यानी एक तरह से इनका ये सिंपल सा गोल था कि हमें, मतलब शुरुआती दिनों में भी बाबा रामदेव बार बार ये कहते थे कि हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर को हराना है अपने ही गेम में, क्योंकि ये परदेसी है और हम है स्वदेशी, और हम अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, सेहत वाले लाएंगे और उनको भगा देंगे। ये उनकी एक मार्केटिंग का एक पूरा तरीका था स्टार्टिंग डेज में, इफ यू रिमेंबर। HUL से भी बड़ा रिसर्च का सेटअप पतंजलि में है, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में। आपको पता होना चाहिए, लोग HUL बोलते रहते हैं, वो एक बूढ़ी कंपनी हो चुकी है, अब उसकी अंत्येष्टि की तैयारी है। और इन्हीं बातों के ऊपर लोगों ने भरोसा भी किया था, और जिसके चलते काफ़ी बढ़िया स्टार्ट भी पतंजलि को मिला था। लेकिन अभी हुआ क्या कि जब ये FMCG प्रोडक्ट्स और ऑयल बिजनेस इनका जब मर्जर हुआ, तो उसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि ये एक FMCG बिजनेस है। अब FMCG बिजनेस और एक ऑयल ट्रेडिंग बिजनेस, इनमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? तो देखिए, जो ऑयल बिजनेस है ना, ये काफ़ी एक रिस्की बिजनेस है और काफ़ी वोलेटाइल बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल, सोया ऑयल, इनके रेट्स क्या चल रहे हैं। जैसे अभी पिछले 1-2 साल की बात करें तो पाम ऑयल के रेट्स काफ़ी बढ़ गए, इनफैक्ट सोयाबीन ऑयल के आसपास आ गए, जिसके चलते वहाँ पर कुछ खास पैसा बनना मुश्किल हो गया है। और वैसे भी जो ऑयल ट्रेडिंग वाले बिजनेस होते हैं ना, इनमें कुछ मार्जिन नहीं होती। मैं आपको कुछ स्क्रीन पर डेटा भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑयल ट्रेडिंग बिजनेस का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसका नाम है AWL, जिसका नाम AWL एग्री बिजनेस, इसका नाम पहले अदानी विल्मार हुआ करता था। इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो अदानी विल्मार का अगर आप थोड़ा अबाउट पढ़ेंगे तो एडिबल ऑयल एंड फूड एंड थोड़ा बहुत FMCG प्रोडक्ट में ये काम करते हैं, बट मेनली एडिबल ऑयल का बिजनेस है। इनके मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर जाता हूँ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका देखता हूँ। सो यू विल सी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑफ 4 to 3%, एंड दिस इज वेरी स्टैंडर्ड फॉर इनका। काफ़ी सारे लोग आप में से इनका एक प्रोडक्ट यूज़ भी करते होंगे, तो फॉर्चून ऑयल आप में से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो इसी कंपनी का है। बट इफ़ यू लुक एट द मार्जिन, तो मार्जिन काफ़ी कम रहती है, 3%, 4% आर वेरी नॉर्मल। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी प्रॉपर FMCG कंपनी का देखेंगे, ठीक है, जो अलग अलग तरीके के पैकेज फूड्स और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर मैं देखूँ, सो हियर यू कैन सी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड दैट इज 23%, यानी इसका 4%, उसमें 23-24%, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, 6 गुना ज़्यादा है, कोई छोटा मोटा फ़र्क नहीं है। और क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है, तो जनरली जो FMCG कंपनीज है वो ऑयल ट्रेडिंग कंपनी से थोड़ा प्रीमियम पर ट्रेड करती है। जैसे अगला एग्जाम्पल नेस्ले का लेता हूँ। So if you look at the margins, operating profit margin, you will again see 23-24% here also.
एंड द पी रेशो आर जनरली हाई, हियर यू कुड सी 79 का पी रेशो है। इसके बाद इमामी का मैं आपको बताता हूँ, जो अनदर एफएमसीजी कंपनी है, एंड ये आपको 25-26% यहाँ पर भी। तो कंसिस्टेंटली आपने एक चीज़ देखी होगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा है। तो ऐसे में होता क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपकी ज़्यादा है तो आपका ज़्यादातर रेवेन्यू प्रॉफिट में तब्दील हो जाता है, एंड विच इज़ गुड बिकॉज एवरी बिजनेस को वही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिंपली पतंजलि फूड्स का अगर आप देखेंगे, हियर पतंजलि फूड्स, इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आकर हम देखते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो आपको दिखेगा तो कभी 4% तो कभी 6%। यानी कि सिंपली इन नंबर्स को देखकर एक चीज आपको पता चलनी चाहिए कि ये जो बिजनेस है आज भी ऑयल ट्रेडिंग बिजनेस ज्यादा है और एफएमसीजी बिजनेस कम है। तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू बाइफर्केशन, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी का 74.2% रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से आता है, सिर्फ ऑयल से, और बाकी बचा हुआ फूड से कितना आता है तो 25.8%। यानी कंपनी ने अपने आप को यहाँ पर मार्केट तो इस तरह से ऐसा किया कि हम एक एफएमसीजी कंपनी है, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो मेजॉरिटी रेवेन्यू कंपनी का ऑयल ट्रेडिंग से आ रहा है, जो कि एक ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है। लेकिन यहाँ पर जो आम लोग हैं उनको ये फर्क समझ में नहीं आया, उनको ये लगा कि दिस इज अ एफएमसीजी कंपनी और हम इसे एफएमसीजी कंपनी की तरह ही प्राइस्ड करेंगे, वैल्यू देंगे। अब इसमें आप देखोगे तो बीच में कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कंसिस्टेंटली अबाउ 60, बीच में 77 तक ये चला गया था, जो भी गिर कर आ चुका है 18.2 पर। ड्रास्टिक डाउनफॉल, ये डाउनफॉल परसेप्शन का डाउनफॉल था। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लेती कि आप ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है और आप 77 या 70 पर भी ट्रेड कर रहे हैं, ये तब तक ओके है जब कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, पतंजलि फूड्स की, इफ यू लुक एट द नंबर्स, अगर रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो पहले जो रेवेन्यू, अगर आप 5 साल का कंपाउंडेड सालाना देखेंगे तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। लेकिन पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सालाना आप रेवेन्यू देखेंगे तो उसकी ग्रोथ मात्र 8% पर रह गई है। पिछले साल ये 18% थी। यानी कि अगर आप 8-18% वाली कंपनी को 70-80 का पी नहीं दे सकते, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, और वो भी तब जब आपका मार्जिन बहुत कम है। लो मार्जिन बिजनेस जनरली लो पर ही ट्रेड करते हैं, और ये आप मतलब देख लो, आप अगर टाटा, अगर रेवेन्यू वाइज किसी भी कंपनी का वैल्यू नहीं कर सकते, जैसे कि अगर आप टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स को देखेंगे तो मार्केट कैप तो 1,23,000 करोड़ का है, बट इफ यू लुक एट द रेवेन्यू दैट इज 3,35,000 करोड़। तो रेवेन्यू से उसका ज़्यादा मतलब नहीं है, आप कितना नीचे निकाल रहे हो। तो इनका मार्जिन काफ़ी कम है, 5-6% का है। यानी कि आपकी मार्जिन कितने, इसके ऊपर आपका वैल्यूएशन 100% डिपेंड करता है। और ये जो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो 70, 80, 90, 100 का पी रेशो, इसका ट्रेंड लाने वाला भारत ही एक देश है। बाहर की कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो ग्रोथ के हिसाब से चीज़ों को वैल्यू किया जाता है। अगर आप कुछ इमर्जिंग कंट्रीज़ की तरफ देखेंगे या फिर यूएस जो मेजर मार्केट है उसकी तरफ हम देखते हैं, तो अगर कोई कंपनी वहाँ पर 30-40% ग्रोथ दिखा रही है तो भी जनरली उसका वैल्यूएशन 20-30 का पी के आसपास का रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मेजॉरिटी केसेस में 10-15% ग्रोथ वाली कंपनी का वैल्यूएशन पी रेशो भी आपको 50 के ऊपर का दिखता है। अब देखिए, ये तब तक बहुत अच्छे से सस्टेनेबल था जब तक एफआईआईज बहुत अग्रेसिव थे, क्योंकि एक डेटा ये बताता है कि एफआईआईज सिर्फ इंडिया के लिए प्रीमियम वैल्यूएशन देने के लिए तैयार थे, बाकी किसी भी कंट्री के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि यहाँ पर ग्रोथ और बढ़ेगी। जो 20% की ग्रोथ है कंपनी की, वो 40 तक जाएगी, 35 तक जाएगी, जिससे वैल्यूएशन कभी ना कभी जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट इंडिया उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा है जिस तरह के एक्सपेक्टेशन से। इसी बीच एफआईआईज भी चले गए जो प्रीमियम वैल्यूएशन पर चीज़ें खरीदने को तैयार थी, और इन्हीं सब चीज़ों का एक इम्पैक्ट ये आ गया कि जो 70-80 वाली कंपनी थी पी वाली, वो अभी आकर 18-20 पर ट्रेड करने लगी है, और पतंजलि फूड्स उसमें से एक एग्जाम्पल है। और सिर्फ ये वैल्यूएशन प्रॉब्लम नहीं थी, ये सबसे बड़ी प्रोडक्ट प्रॉब्लम थी। अगर प्रोडक्ट सही होता, सही ग्रोथ दिखाते, तो वैल्यूएशन मेंटेन करना उतना भी टफ नहीं था। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा मार्केट था। कोई और कंपनी रहती उनके बजाय तो सिंपल ये करते कि ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, विल सॉर्ट इट आउट, बेटर करके लाते। कोई किसी ने केस फाइल किया, ठीक है, सॉर्ट इट आउट, वी आर सॉरी, विल नॉट प्लेस सिमिलर टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट अगेन। कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन करते, उसके बदले में बढ़िया एड्स बनाते। लेकिन पतंजलि का ओवरऑल जो बिजनेस करने का तरीका है वो कुछ ऐसा ही लगता है कि इसमें कुछ कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी फिर अपनी गलतियों से सीखेगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। बिकॉज ऑल यू कुड सी इज़ अ रिपीटेड पैटर्न्स हर जगह, और फिर अभी हर एक स्टेट्स में ये लीगल पैटर्न्स चलेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से ज़्यादा ही होने वाले हैं, जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है कंपनी में, तो सोचा कि थोड़ा डिटेल में जाके आपको समझाना पड़ेगा। तो ये कुछ ओवरऑल सीन है पतंजलि फूड्स का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पतंजलि फूड्स की शेयर प्राइस क्यों गिरी है, और कंपनी ने अपना जो ओवरऑल गाइडेंस बताया है वो भी इस बार काफ़ी कम है। वो लगभग ओवरऑल 10% के आसपास ही आएगा। यानी ग्रोथ में आने वाले टाइम में भी प्रॉब्लम्स है और रहेगी, ऐसा कंपनी का भी अभी मानना है। और हाँ, जाते जाते वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट 2.0 की प्री लॉन्च ऑफर को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। बहुत स्पेशल ऑफर है, बाद में आपको कभी नहीं मिलेगी। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। सी यू इन द वीआईसी कोहोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बाहर की बैंक्स, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन बैंक्स इंडिया छोड़कर जा रही है काफ़ी तेजी से। सी यू देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।
उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करना। सी यू देयर।